तुल्य न्यायालय में या तो विचारण के खत्म होने के पश्चात तुरंत या बाद में किसी भी समय जिसकी सूचना पक्षकार हो या उनको प्लीडर को नहीं सुना दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 353 केवल और केवल इस नाम से याद करना है कि जजमेंट कहाँ दे रखा है। सेक्शन नंबर 353 निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु सेम इसी तरह की बात अपन ने कही थी। आरोप की अंतर्वस्तु कहाँ दे रखी दीपक? आरोप के अंदर 213 में क्या है? मैं नलिनी 213 में क्या है? तो 213 में क्या है? क्या है बेटा? क्या कह रहे हैं? 213 क्या है? रीति है सर। 213 तो रीति है और अंतर्वस्तु क्या है? 213 में अंतर्वस्तु नहीं है। 211 में 211 में तो निर्णय के अंतर्वस्तु क्या है? सेक्शन नंबर 354 में न्यायालय की भाषा। न्यायालय की भाषा क्या है महेश? हाईकोर्ट तो खुद की खुद तय कर लेगा। हाँ। कि एडमिस न्यायालय की स्टेट गवर्नमेंट। कौन सा सेक्शन में बताएंगे इसी बात? सेक्शन नंबर 272 में। ठीक है, देखो सब सेक्शन नंबर 2 ये बी पढ़ रहा हूं मैं। अवधारण के लिए प्रश्न, उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी प्रश्न डिसाइड किया जाना है, डिसाइड किए जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का अलग से फ्रेमिंग करेगा और उस प्रत्येक क्वेश्चन को अलग से डिटरमिन करेगा कि साहब ये प्रश्न साबित हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए क्या सबूत गवाह है, क्या एविडेंस आई, क्या डॉक्यूमेंट आई। फिर दूसरे प्रश्न के लिए फिर कि क्या दोनों ने मिलकर एक राय होकर ऐसा काम किया, क्या वास्तव में अपराध घटित हुआ, ऐसी तमाम तरह की बातें। तो प्रत्येक प्रश्न का अलग से विनिश्चय नहीं, अवधारणा और अवधारणा के बाद में विनिश्चय अलग। चार्ज एंड जजमेंट जब मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो इसका भी एक विनिश्चित फॉर्मेट ही होता है जजमेंट का। सबसे पहले निर्णय, तारीख, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा क्वेश्चन? सबसे पहले तो न्यायालय का नाम, इन द कोर्ट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट फिर पीटरसन अधिकारी का नाम, ठीक है, उसके बाद में पार्टीज का नाम, ठीक है, केस नंबर, ठीक है, कौन सी धारा में, कौन से धारा के तहत, ठीक है, मतलब APP या PP, और उसके बाद में मौजूदगी किसकी रही, कौन प्रेजेंट था। इसी जजमेंट में अपने लोग आपको पता है नाम लिखवाते हैं अपना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के एग्जाम में मिनिमम 10 जजमेंट में नाम चाहिए। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं मजिस्ट्रेट साहब से प्लीज हमारा नाम भी उल्लेखित करो, और वो कब करते हैं? जब हमारा नाम का वकालतनामा लगा हुआ होता है। आप भी जब कभी इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहो कि साहब जिसमें जजमेंट में अपना नाम लिखा दो, तो सीनियर मोस्ट वकील साहब आपको मिलने वाले हैं, उनसे बात करते रहे कि सब जजमेंट में फाइल कब आएगी। जिस दिन जजमेंट में फाइल आती है तो अपने क्लाइंट की तरफ से एक वकालतनामा पेश करना पड़ता है कि साहब इसी क्लाइंट ने आपको भी एज अ वकील उपस्थित होने के लिए परमिशन दी है। तो वकालतनामा पेश हो गया 1 तारीख में, अगली तारीख जब भी कभी पड़ेगी तो आपका भी नाम उस जजमेंट में शामिल कर दिया जाएगा। मान लो जजमेंट में नाम नहीं भी आता और फिर भी आपने वकालतनामा उस केस में दे रखा है, आपके वकालतनामा उस केस में पेश भी करने में आपकी उपस्थिति करने के लिए पर्याप्त आधार है। तो वकालतनामा प्लस जजमेंट की कॉपी को एक साथ अपन अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वकील साहब के नाम आ गए। फिर फैक्ट्स कहाँ से शुरू होंगे? किसी भी क्रिमिनल कोर्ट में यदि जज साहब कोई भी जजमेंट पारित कर रहे हैं तो 2 कहानियाँ। नंबर 1, इस तरह के अपराध की घटना पुलिस थाने में FIR ऐसी इन्फॉर्मेंट ने सूचना के माध्यम से पुलिस अधिकारी को बताई।
नंबर 2, इस तरह के तथ्यों की घटना के बारे में परिवादी ने परिवाद प्रस्तुत किया। और तब अंतिम और तीसरा क्या हो सकता है, स्वयं के इंफॉर्मेशन पर या फिर किसी अखबार की कटिंग पे या फिर कोई दूसरी तरह का इंफॉर्मेंट की तरफ से सूचना मिलती हो तो ज़्यादातर इन 2 आधारों पर पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन ये करके ये क्या मेरे प्रसंग ज्ञान में था, आरोप की विवेचना हुई, ये हुई, और फिर बाद में अलग अलग तरह के क्वेश्चन क्या क्या किए गए कि साहब इसमें इसको सजा दी गई, क्या इन्होंने इस तरह का अपराध किया, क्या ये वास्तव में उनसे पैसे मांगता था नहीं मांगता था। और प्रत्येक प्रश्नों का विनिश्चय डिटर्मिनेशन जो अपन कर रहे हैं, हर प्रश्न का अलग अलग, और उसके बाद में दोष सिद्धि और दोष मुक्ति, और उसके बाद में सेक्शन नंबर 360 की जो कार्रवाई हो रही है तो उसका आदेश हो जाएगा, और नहीं तो फिर पनिशमेंट हो जाएगा, सेंटेंस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपन पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, अवधारण के लिए जो प्रश्न है उस प्रश्न या उन सभी प्रश्नों का विनिश्चय और विनिश्चय के कारण अंतर्प्रलित करेगा कि साहब मेरी राय में ऐसा किया जाना क्यों उचित है। वह धारा जिसके अंदर दोष सिद्ध और दोष मुक्त किया गया है, क्या हुआ, जजमेंट के दिन हालिमा पे लगाते थे क्या है? भाई देखो एक्चुअली जिस दिन नहीं एक्यूज को वहाँ उपस्थित होना जरूरी है वैसे अमूमन रूप से, और यदि नहीं उपस्थित है तो उसकी गैर मौजूदगी में भी जजमेंट को तो प्रोनाउंस कर ही सकते हैं, कॉपी प्रोवाइड करवा देंगे। फिर वो 437 एक मुचल के कब पेश करेंगे? 437 एक उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे, वो मुचल के कब पेश करेंगे? जमानत कर देते हैं भाई साहब, उसकी अपील हायर कोर्ट में करेगा, ठीक है, तो उसकी उपस्थिति के लिए मुचल के तो उसको खुद को पेश होना ही पड़ेगा। हाँ उसको पेश होने चाहिए, या फिर तारीख आके दे लेते हैं, फैसले को सुरक्षित रख लिया जाता है, भाई उनको सूचना दे दी जाएगी कि इस तारीख को अपन प्रोनाउंस करते हैं। हाँ ठीक, हाँ यदि दोष मुक्त किया गया है तब तो फिर उसकी उपस्थिति नहीं है तो भी पर्याप्त है कि साहब अब ऊपर वाली कोर्ट में अपील करने की आवश्यकता नहीं है, कन्विक्ट नहीं, एक्विटल हो गया। हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है, किस किस कारणों से हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी जाती है, वही आपने बताया जो हाजिरी माफी वाला जो कारण है उसकी वजह से भी उसकी किया जा सकता है। पेटी ऑफेंस में तो यही है साहब, और केवल जुर्माने वाला पेटी ऑफेंस जिसके अपन बात करें कि जो उसकी गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। परंतु जहां एक से अधिक अभियुक्त है और उनमें से एक या एक से अधिक उस तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं है जिसको निर्णय सुनाया जाने वाला है, तो पीठासीन अधिकारी उस मामले को निपटारे के लिए अनुचित विलंब से बचने के लिए उसके अनुपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है। और यदि दोष मुक्ति का निर्णय हो रहा है तो ये बात स्पष्ट मेंशन की जाएगी कि उसे दोष मुक्त किया गया है, और ये निर्देश दिया जाएगा कि वो आज के बाद स्वतंत्र है। सबसेक्शन नंबर 5, क्या है सबसेक्शन नंबर 5, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तब वह दंडादेश ये निर्देश देगा कि उसको गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। सेक्शन 355 महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय, सेक्शन नंबर 356 इससे पहले 356 को अपन कहाँ पढ़ चुके हैं नलिनी? 356 के बारे में
41 एच लिखा हुआ है, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के यदि ऐसी दोष सिद्धि अपील में कि अन्यथा आपास कर दी जाती है तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा। कौन सा वाला? दोष सिद्धि वाला, जिसमें उसको इन्फॉर्मेशन दी जानी थी, तो ऐसा आदेश शून्य हो जाएगा। सब सेक्शन नंबर 5, इस तरह की इंफॉर्मेशन दिए जाने के बारे में नियम कौन बना रहा है? हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो पर अब इसमें घुसेंगे ना तो फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़कर फिर गैर जरूरत की चीज़ों में घुस जाएंगे। सेक्शन नंबर 357, प्रतिकर देने के आदेश। प्रतिकर किस स्थिति में देता है भाई मजिस्ट्रेट साहब? जब प्रतिकर की डिमांड की गई, किसके द्वारा? विक्टिम के द्वारा कि साहब विक्टिम ने, इस आदमी ने इतना खतरनाक काम किया है कि साहब मर्डर हो गया, नहीं सॉरी मर्डर हो गया तो फिर पैसों का जुर्माना दिया जाना, कंपनसेट दिया जाना, कि हालांकि उसकी मृत्यु की तो भरपाई नहीं की जा सकती, मगर जितना कमाता खाता है एक मुश्त दे। ऐसी डिटेक्ट कर दे कोई आदमी किसी दूसरी महिला पर या किसी पुरुष पर और भी किसी तरह के खतरे, तो उन सब में क्या किया जा रहा है? प्रतिकर देने का आदेश दिया जा रहा है। सेक्शन नंबर 357 से सेक्शन नंबर 357, सेक्शन नंबर 357 ए, 357 बी, 357 सी, इस चैप्टर में ये जो 4 सेक्शन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। क्या कह रहा है? प्रतिकर देने का आदेश। जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंडादेश देता है या कोई ऐसा दंडादेश जिसके अंतर्गत मृत्यु दंडादेश भी है देता है, जिसका भाग जुर्माना भी है, तब निर्णय देते समय में न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि वसूल किए गए सब जुर्माने या उसके किसी भाग का उपयोजन, जो जुर्माना लिया जा रहा है वो उसका उपयोग किस में किया जा रहा है? अभियोजन में उचित रूप से उपगत व्यय को चुकाने के लिए। प्रोसिक्यूट जब किया गया था तो उसको चुकाने के लिए उन्हीं जुर्माने को उसको इस्तेमाल में लिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को उस अपराध के द्वारा हुई किसी हानि या क्षति को, हानि या क्षति दो अलग अलग बातें लिखी है, नलिनी हानि और क्षति। इंग्लिश में मैं कह रहा हूँ बी शरीर के ऊपर, ठीक है, का प्रतिकर देने की किए जाने की यदि न्यायालय की राय हो तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रतिकर सिविल न्यायालय से सिविल न्यायालय में वसूल किया जा सकता है। अब ये सिविल न्यायालय कहाँ से आ गया? अलग बात प्रस्तुत, क्या चीज? अलग बात प्रस्तुत करेंगे। देखो एक तो याद रखना कि मान लो किसी आदमी को किसी दूसरे आदमी से पैसे लिए थे, मामला कौन सा है? सिविल मामले के, और फिर उसी मामले में वो एक 420 का भी मुकदमा करना चाह रहा है कि सर इस आदमी ने मुझसे झूठ बोलकर इस तरह के पैसे लिए थे। तो अब मुकदमे कितने हो गए? 2 अलग अलग तरह के मुकदमे, और 2 अलग अलग तरह के मुकदमे 2 अलग अलग तरह की कोर्ट में पेश किए जाएंगे। विवाद का विषय कितना है? एक ही विवाद का विषय। उसी विवाद के विषय पर सिविल कार्रवाई भी साथ में होगी और क्रिमिनल कार्रवाई भी साथ में। अब क्रिमिनल कार्रवाई में जब दोष सिद्ध कर दिया गया है, उसी के संबंध में सिविल कार्रवाई भी चल रही है, तो जो कंपनसेशन दिया जा रहा है सिविल कोर्ट के द्वारा करवाया जा सकता है। और वैसे भी अपन ने देखा था, आप लोगों को पता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में यदि कोई महिला किसी भी तरह के कंपनसेशन को प्राप्त कर रही है और सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी की भी कार्रवाई ऑलरेडी कहीं चल रही है, तो इस तरह के आदेश की प्रति फिर वो कहाँ लगेगी? 125 की कोर्ट में कि सर कंपनसेट मुझे कर दिया गया है, तो इस कोर्ट के द्वारा दिया जाने वाला कंपनसेशन को क्या किया जाएगा? सेट ऑफ किया जाएगा। हो जाएगा। 357 के अपन एलिमेंट ए बी सी तीनों हो गए। सब सेक्शन नंबर 4, यदि रिवीजन पावर को यूज किया जा रहा है कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के द्वारा, तब भी इस तरह के जुर्माने इस तरह का आदेश दिए जाने के लिए सशक्त होंगे। सब सेक्शन नंबर 5, उसी मामले से संबंधित किसी पश्चातवर्ती सिविल वाद में प्रतिकर अधिनिर्णित करते समय न्यायालय ऐसी किसी राशि को जो उस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में दी गई है या वसूल की गई है हिसाब में लेगा। कंपनसेट जितना किया गया था, इस सेक्शन में यदि कंपनसेशन देख दिया गया है तो उसको फिर उसमें कंसाइडर करेगा, साथ में शामिल करेगा। सेक्शन नंबर 357 ए,
पीड़ित प्रतिकर स्कीम देखो 357A, 357B और C ये 3 अलग अलग सेक्शन है। 357A जो जोड़ा गया है वो सन 2008 में जोड़ा गया है और 2008 में ही हम लोगों ने सीआरपीसी में विक्टिम की डेफिनेशन को शामिल किया था। महेश, विक्टिम की डेफिनेशन सीआरपीसी में कहाँ दे रखी है? 2WA में, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 357A तो 2008 में इंसर्टेड है और सेक्शन नंबर 357B और C 2013 के अधिनियम में। एक तो ये बात याद रखें। अब आ गया दूसरी बात, जब हमने सीआरपीसी को विक्टिम से इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर विक्टिम को कंपनसेट किए जाने की भी बात रहेगी। उसी लिए एक सेक्शन जोड़ा गया है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। अब विक्टिम क्या क्या होता है भाई, कैसे कैसे होता है? विक्टिम की परिभाषा क्या है? एक बार निकालो 2WA की डेफिनेशन। पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अद्भुत व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और पीड़ित पक्ष के अंतर्गत उसका या उसकी सदस्य या विधिक बाधित हुई है। इसमें क्या ऐसा लिखा गया है कि सब जो अपराधी व्यक्ति है वो निश्चित व्यक्ति है या कोई अनिश्चित व्यक्ति भी हो सकता है? कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। अब देखो, अपराध हुआ है, एक आदमी पर मर्डर कर दिया गया, मतलब किसी के घर में या तो मर्डर हो गया या फिर किसी भी तरह के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध कोई भी अपराध हो गया, उसे कंपनसेशन लेना है। अपराधी पकड़ में आए नहीं, पर अपराध जग जाहिर दिख रहा है कि साहब हुआ तो है, आदमी तो विक्टिम है। फिर ऐसा विक्टिम कंपनसेशन किससे प्राप्त करेगा? इसी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत, इसी वजह से ये जोड़ा जाना था। क्या प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है, दोनों बातें हैं, हानि और क्षति। यश, हानि और क्षति में क्या अंतर है? संपत्ति का नुकसान है, हाँ, शरीर का, ठीक है। और जिन्हें पुनर्वास के लिए आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए नीतियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी। नंबर एक बार, कौन स्कीम तैयार करेगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ मिलकर, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ में मिलकर एक स्कीम तैयार करेंगे। किसके लिए? या तो रिहेबिलिटेशन के लिए या फिर एक ऐसा आदमी, अच्छा रिहेबिलिटेशन जैसा पहले था भाई, मान रिहेबिलिट करने का मतलब मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट कर दिया या फिर डेथ करके खत्म कर दिया, वो विक्टिम अकेले ही बचा हुआ है, बच्चा ही था। अब उसके लिए क्या व्यवस्था, उसको सड़क पर घूमने फिरने के लिए तो नहीं छोड़ दिया जाएगा। तो अब वो किस मतलब वैसे बन क्या गया है? वैसे वो यदि 18 साल से छोटा है तो CCP की फुल फॉर्म दीपक, चाइल्ड इन केयर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो फिर उनको क्या करवा रहे हैं अपन लोग? उसमें रिहेबिलिट करवा रहे हैं, पुनर्वास किए जाने के लिए प्रोविजन है। तो देखो, ना केवल शरीर और संपत्ति की हानि के बाद में, बल्कि उनको पुनर्वास किए जाने के लिए भी एक स्कीम तैयार की जा रही है। जब कभी भी न्यायालय के द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तब यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण धारा 1 में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन आने जाने वाले प्रतिकर की मात्रा को विनिश्चय करेगा। कोर्ट ने डिटरमिन फाइनल निश्चित कर दिया कि साहब इसको कंपनसेट किया जाना चाहिए। तो ऐसा निश्चित किए जाने के बाद में प्रतिकर की मात्रा कहाँ से डिफाइन की जा रही है? लालसा, सालसा और लालसा नाम भी सुना होगा अपन लोगों ने। कौन सा एक्ट के तहत इनकी स्थापना हुई है? लीगल सर्विसेज एंड अथॉरिटी एक्ट, विधिक सेवा और लीगल विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। और ये विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कर रहे हैं? सेक्शन नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 39A, जिसमें निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए। और निःशुल्क विधिक सेवाएं किसको? सेक्शन नंबर 304 हमें क्या कह रहा है? सीआरपीसी का एक्यूज। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम किसके बारे में बता रहा है?
विक्टिम व्यक्ति के बारे में 12 अलग अलग तरह की कैटेगरी बता रखी है कि साहब जो जो कोई इससे संधिनियम के तहत इनके तरफ बिलोंग करता है तो उनको मुफ्त सेवा विधिक सेवा प्रदान करवाई जाएगी। तो जब कभी भी न्यायालय के द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है तब या तो डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या सालसा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उपधारा 1 पे निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा। तो अभी क्या किया जा रहा है, कितना प्रतिकर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, यदि विचारण न्यायालय का विचारण की समाप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि धारा 357 के अधीन अधिनिर्मित प्रतिकर ऐसे पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है या जहां मामले दोष मुक्ति या उन्मोचन पर समाप्त हो जाते हैं और पीड़ित को पुनर्वासित करना है, वहां वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि साहब दोष मुक्त हो गया, उन्मोचित हो गया, इसका मतलब अपराधी तो कोई रहा ही नहीं, तब फिर भी विक्टिम की एग्जिस्टेंस अभी भी मौजूद है। तो बताओ जब अपराधी दोष मुक्त और दोष या उन्मोचित हो गया फिर भी क्या विक्टिम बना हुआ रहेगा? अब यदि विक्टिम बना हुआ रह रहा है तब फिर अपराधी कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो फिर दोष मुक्त हो गया तो फिर ये किस आधार पर बात कही जा रही है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, प्रूफ नहीं हुआ पर अपराध की घटना घटित होना तो हमारे सामने दिख ही रहा है कि साहब बना चाकू से मारा गया है, ये मारा गया है, पर ये पता नहीं चला कि स्पष्ट रूप से इसी व्यक्ति ने चाकू से मारा। तो विक्टिम तो है मगर एक्यूज्ड को हम या तो दोष मुक्त कर दिए क्योंकि हमारे पास में पर्याप्त सबूत नहीं थे। इंडियन जुडिशरी ये कहती है, क्या कहती है इंडियन जुडिशरी का कंसेप्ट कि साहब भले कई सारे अपराधी छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर किसी भी गैर गुनहगार को निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग उसके सबूत के अभाव में उसे दोष मुक्त कर देते हैं। हो गई क्लियर? नेक्स्ट, जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता, सबसेक्शन नंबर 3 ने बताया कि विचारण खत्म होने के बाद दोष मुक्त और डिस्चार्ज कर दिया गया। सबसेक्शन 4 ने बताया कि अपराधी का पता ही नहीं चला है या उसकी पहचान नहीं हो पाती किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है। और जहां कोई विचारण नहीं होता है तो वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन कर सकेंगे। तो इसमें आवेदन कैसी स्थिति में किया जा रहा है? जब ट्रायल नहीं हो रही है। सबसेक्शन नंबर 3 में आवेदन कब? जब ट्रायल हो चुकी है। 5, उपधारा 4 के अधीन ऐसी सिफारिशें या आवेदन प्राप्त होने पर कौन सा एप्लीकेशन प्राप्त हुए? पता नहीं लग रहा है अपराध पता नहीं लग रहा है कि अपराध किसके द्वारा किया गया। राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्यक जांच करने के पश्चात 2 मास के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डालेंगे कि इस तरह का आवेदन सालसा को प्राप्त होने के बाद कितने समय में विनिश्चित कर दिया जाएगा? 2 माह। सेक्शन नंबर 309 में हमने देखा था एडजॉर्नमेंट कितने समय था जब अपराध किससे संबंधित है? जिसमें क्या 354 एमपीसीडी है, 376 के मामले में मुलतवी किया जाना जांच और विचारण की स्थिति में देखो सेक्शन 3 विचारण समाप्त किया जाएगा। अब मैं ये जो अपने पास में 2-2 महीने की बातें आई ना, मैं उसको निकाल रहा हूँ। एक तो आगे सेक्शन नंबर 309 की एक बात आई थी, सेक्शन नंबर वेरी गुड, सेक्शन नंबर 96 में भी ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं कि कितने समय के भीतर आवेदन किया जाएगा? 2 महीने के भीतर। सेम इसी तरह की बात सेक्शन नंबर 173 के 2 में। वो 173 का 2 ही है क्या? देखो तुम 173 के 2 में तो पुलिस रिपोर्ट है, मेरे हिसाब से 1 का ये नहीं है। देखो एक का 173 के 1 का 1 है ना? हाँ याद रखना, अपन इसको 173 2 से हिसाब से याद नहीं रख लेगा। ठीक है, फिर सेम इसी तरह की बात एक अपन ने देखी थी 2 महीने की। नहीं ये बात मैं यही कहना चाह रहा, मैं सोच रहा सेक्शन नंबर 154 लिखी हुई है, अपराध की सूचना प्राप्त होने के 2 महीने के भीतर पुलिस रिपोर्ट पेश किया जाएगा 173 के ऊपर नहीं। नेक्स्ट, यथास्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के बाहर से
अन्यून पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी या संबंध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाने वाली प्रथम सहायता सुविधा या चिकित्सा सुविधा होगा या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष जिसे समुचित प्राधिकरण ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश कर सकेगा। क्या कही ये बात इसने? दीपक पढ़ो तो एक बार। यथास्थिति राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकारी पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के बाहर साधक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबंध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सक कर सुविधाओं या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष जिसे समुचित अधिकारी ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश कर सकेगा। क्या क्या आदेश दिए जा रहे हैं? नंबर 1 तो प्रथम सहायता सुविधा या चिकित्सा सुविधा। सहायता सुविधाएं कौन सी है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हम लोगों ने किसी भी महिला के खिलाफ किसी डोमेस्टिक वायलेंस को होने को जाना, तब मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन नंबर 12 में एप्लीकेशन पेश की जाती है तो महिला को कहाँ भेज रहा है? सेवा प्रदाता सेंटर, सर्विस प्रोवाइडर में भेज रहा है। ये सहायता सुविधा। दूसरा मेडिकल प्रसूता है। यदि उसे क्या चाहिए कि साहब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, तब फिर इसी तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया जा पा रहा है। और नंबर 3 और अंतिम बात, अंतरिम अनुतोष। क्या इंटरिम रिलीफ का भी कोई आदेश दिया जा सकता है? कि हाँ, दिया जा सकता है। ये 3 बातें किसके सर्टिफिकेट पे है? नंबर 1 मैजिस्ट्रेट और नंबर 2 पीठासीन अधिकारी से अन्यून रैंक का कोई पुलिस अधिकारी के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट पर। हालांकि ये पुलिस अधिकारी के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी किया जाना उचित बात नहीं है, क्योंकि पुलिस अधिकारी वैसे ही आम बोलचाल में कहें तो वैसे भी फेवरेबल ही होता है। पुलिस जो है उस पुलिस एक्ट के तहत आज भी पुलिस की लाइबिलिटी किसके तहत है? लोगों के प्रति नहीं है, प्रशासन के प्रति। अब प्रशासन के प्रति तो फिर लोगों के प्रति कहाँ काम आएंगे? हाँ, ये तो पीड़ित के लिए कह रहे, तो पुलिस क्यों करेगा? पुलिस आज भी कोई काम करता है? एक FIR भी दर्ज नहीं करते। अच्छा, इसी वजह से केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ कि इस तरह के पुलिस अधिकारी को इस तरह का सर्टिफिकेट इशू करवाना ठीक बात नहीं है। पर साथ में क्या लिख रखा है? संबंध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर भी इस तरह की 3 तरह की कार्रवाई के आदेश दिए जा सकते हैं। सब सेक्शन 357B भारतीय दंड संहिता की धारा 326A। क्या है 326A? दीपक क्या है? नलिनी ऐसे रहते हैं 326A और 326B। और धारा 376 ये जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध किए गए जुर्माना प्रतिकर के अतिरिक्त होगा। केवल इन 2-3 सेक्शंस को याद रखें। सेक्शन नंबर 357 में जुर्माना अलग है और प्रतिकर अलग होगा। 357C पीड़ितों का उपचार। सभी लोग या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 326A या फिर 376 के इन तरह के अपराधों के अधीन किसी भी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना को पुलिस को तुरंत सूचना देंगे। पहले क्या होता था कि इस तरह की घटना की बात होती थी तो कोई भी पुलिस अधिकारी क्या कहता है कि यार ये तो पुलिस का मामला है, पहले पुलिस को सूचित करके लाओ। तो पहले वो पुलिस की प्रॉब्लम में FIR की प्रक्रिया में फंसता, फिर इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर करके फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब क्या कर दिया गया है? पहले आपकी लाइबिलिटी है कि आप उसको मेडिकल असिस्ट करें और उसके बाद में पुलिस अधिकारी को सूचना करें। अच्छा, इस तरह की बात एक अपराध होगी जिस आप यदि किसी अस्पताल के पीठासीन अधिकारी ने या फिर अस्पताल के हॉस्पिटल ने किसी इस तरह की महिला का ट्रीटमेंट इमीडिएट दाखिल नहीं किया तो ऐसा किया जाना इस अपराध की कैटेगरी में शामिल होगा। कौन से सेक्शन को जोड़ा गया IPC में? भाई यदि कोई डॉक्टर इस तरह की पीड़ित महिला का इमीडिएट इलाज नहीं करता है तो ऑफेंस होगा। कहाँ बताया गया है? सेक्शन नंबर 166B IPC 166B लिखा होगा आप लोगों के इंडियन पेनल कोड 166 एक है, फिर 166A और 166 IPC का हो गया। तो 357A, B और C A कब जुड़ा? 2008 में। B और C कब जुड़े हैं? 2013। B और C कंपनसेट किए जाने के बारे में और 357A पीड़ित को प्रतिकर या फिर पुनर्वास दिए जाने की व्यवस्था के बारे में,
जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त होने के कितने समय के अंदर इसमें विनिश्चित किया जाएगा? 2 महीने के अंदर। क्या इंटरिम अनुतोष के भी आदेश दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं। किसके द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट के आधार पर? पुलिस या संबंधित पीठासीन अधिकारी के अनिम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के द्वारा या निकटतम मजिस्ट्रेट के द्वारा। सेक्शन 358 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर हो जाएगा, कर लोगे। सब सेक्शन 2 इसका, ऐसे मामले में यदि एक से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट उनमें से प्रत्येक के लिए उसी रीति से 1000 रुपए से अनधिक उतना प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा। जितने व्यक्ति है उतने सभी के लिए। तीन 359 भी हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर खर्चा वगैरह देने के आदेश। सेक्शन 360 बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। इससे संबंधित कार्रवाइयां हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से एक्ट में? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। कौन से सन का है महेश? हाँ दीपक, हमने तो खुद कंफर्म करना किताब भी आपने किताब पूछा इनको, किताब बताया। सुन लिया 2000 तो मैंने भी सुना। 2013 तो नहीं, 12 तो नहीं बोल रहे। हाँ दीपक, जीतू 1958 1958 का। अच्छा, क्या होता है सदाचार की परिवीक्षा और भर्तसना पर हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं? पहले तो अपन ऐसी बात करें कि साहब हमारी इंडियन जुडिशरी जो है ना सामाजिक मतलब सोशल रिफॉर्म के आधार पर काम कर रही है। और सोशल रिफॉर्म कैसे किया जा रहा है कि साहब एक अपराधी व्यक्ति को अपराध किए जाने की स्थिति में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, उसको परिस्थितियां अपराधी बनाती हैं। और परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाना या फिर परिस्थितियों को उसके अनुकूल बनाया जाना किसका जिम्मा है? स्टेट गवर्नमेंट का, सरकार का है। यदि कोई आदमी ऐसा माना जा रहा है कि कोई आदमी अपराध कर रहा है तो ऐसी परिस्थितियां उसके विपरीत थी, उसके प्रतिकूल थी, और ऐसी प्रतिकूल उसके विपरीत परिस्थितियां होने का कारण उस सरकार का है जो कि लोक कल्याणकारी होनी थी, और उस लोक कल्याणकारी सरकार नहीं होने की वजह से उसकी वजह से अपराध किया गया। तो क्या कंसेप्ट है हमारे यहाँ कि साहब किसी भी आदमी को जन्म से अपराधी नहीं मानकर अपराध किए जाने के कारण को परिस्थितियों के प्रतिकूल होना माना गया है। इसके लिए क्या किया गया है कि साहब किसी आदमी को जब हम दोष सिद्ध कारित कर देते हैं तो इसकी तुलना में कि हम उसको सजा दें, उसको अच्छा मैं यदि किसी आदमी को अपराध किए जाने पर सजा दे रहा हूँ तो फिर ये कौन सा कंसेप्ट है जूरिस्प्रूडेंस का, जिसको अपन क्या कहते हैं पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड पेनोलॉजी, दंड शास्त्र का कौन सा कंसेप्ट है? पनिशमेंट, पेनल्टी, कौन सा कह रहे हो? भाई एक तो होता है रिफॉर्मेशन और एक होता है दंडात्मक प्रक्रिया। अच्छा मैं भी उस चीज को याद नहीं कर पा रहा है कि साहब सजा के बदले सजा। यदि मैं शरीयतन कानून उठा लूं, यदि कोई आदमी मच्छर वाला चालू कर दे, यदि कोई आदमी हाथ तोड़ रहा है तो हाथ के बदले हाथ, तो ये तो क्या हो गया, बहुत खतरनाक स्कीम हो गई। दूसरा क्या है, यदि किसी आदमी ने अपराध किया तो उसको प्रायश्चित किए जाने के लिए कहीं बंद कमरे में छोड़ दिया जाए। और तीसरा काम ये होता है कि किसी आदमी ने अपराध किया पर हम उसे उसके अनुकूल परिस्थितियां देते हुए कि साहब आपसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप आज के बाद में अपराध नहीं करोगे। तो हिंदुस्तान में कौन से कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है? रिफॉर्मेशन कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है कि साहब अपराध हो भी गया तो अपराधी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि जिससे नेक्स्ट तरह का अपराध नहीं करे। यदि मैंने अपराधी को अपराधी की तरह का ट्रीटमेंट करते हुए एक बंद कमरे में डाल दिया तो हो सकता है जब वो बंद कमरे से बाहर निकलेगा तो और भी क्रूर प्रकृति का अपराधी बन करने के लिए। तो ये सोशल रिफॉर्मेशन के कंसेप्ट को हमने इस्तेमाल उसको अडॉप्शन में लिया है, इसलिए हम लोग सदाचार की परिभाषा को छोड़ रहे हैं। बहुत बार पढ़ा, कूट के हम लोगों ने पढ़ा है कि सदाचार की परिभाषा क्या हो रही है। सेक्शन नंबर 107 में भी हम लोगों ने पढ़ा, 106 में भी पढ़ा, इंडियन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में भी पढ़ लिया। अब हम सेक्शन नंबर 360 में भी पढ़ रहे हैं। क्या है सेक्शन 360 पे? एक तो है परिवीक्षा और एक है बर्तसना। बर्तसना क्या है? एडमोनिशन। बर्तसना का मतलब
कि साहब कोई छोटा तरह का अपराध में किसी की दोष सिद्धि हुई है तो साहब उसको बाउंड उस पर सदाचार की परिवीक्षा के मोचन के नहीं बनवाकर केवल एक बात समझा करके साहब आज के बाद में मत करना, अदरवाइज ध्यान रखना परिणाम भुगतना पड़ेंगे बर्दाश्त ना कि साहब। और एक है दूसरा परिवीक्षा। परिवीक्षा में क्या होगा, सदाचार की परिवीक्षा के लिए मुचलके भरवाए जाएंगे। हम लोगों ने देखा है यदि परिवीक्षा भरे जाने के मुचलके पर इस तरह की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसको उस अपराध में वापस से गिरफ्तार करके लाया जाएगा। अब उसमें दो तरह की कार्रवाई चलेगी, नंबर एक मुख्य अपराध के लिए और नंबर दो शर्तों के उल्लंघन करने के लिए। कितने रुपए का जुर्माना था यदि फर्स्ट बार में शर्तें उल्लंघन करती है? 50। ठीक है, चलो भाई पढ़ो जरा, नलिनी पढ़ो सेक्शन 360। क्योंकि हम जजमेंट पढ़ रहे हैं इसीलिए आदेश की बात चल रही है। एक मिनट, क्या कहा इसने? कौन सा व्यक्ति? जिस आदमी ने 21 वर्ष की पूरी आयु पूरी नहीं की है पर उसने अपराध कौन कौन सा किया है? 7 वर्ष से या उससे कम की अवधि के लिए दोष सिद्ध किया गया। 21 वर्ष से कम का आयु का नहीं, मतलब बड़ा है। जब कोई व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम का, हाँ ये 21 ऊपर वाले की बात है, ठीक है ना। और 21 से कम वाला होगा तो कोई भी लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस को छोड़कर कोई भी अपराध। फिर हम देखिए प्रोबेशन एक्ट में क्या दे रखा है, सभी तरह के अपराधों के लिए, जिसमें ना ये भी दोनों भी शामिल है। एक स्पेशल एक्ट है प्रोबेशन एक्ट, एक जनरल एक्ट है सेक्शन नंबर 360 CRPC। दोनों स्थिति में फिर कौन सा प्रिवेल करेगा? स्पेशल एक्ट के प्रोविजन के तहत यदि मजिस्ट्रेट किसी तरह की कार्रवाई कर रहा है तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। प्रोविजन दे रखा है तब फिर उसको यस होगा, ठीक है। ऐसा आदमी जो 21 साल से ऊपर का है जिसको कौन से अपराध के लिए दोषी किया गया है? क्या पढ़ रहे थे अपन ट्रायल में, क्या पढ़ रहे थे? कोर्ट ऑफ सेशन जब दोष सिद्ध कर रहा है, सेक्शन नंबर 236 दोष सिद्धि और दोष, जैसे 236 तो प्रीवियस कन्विक्शन है, 235 क्या क्या कार्रवाई कर रहा है? या तो 360 की कार्रवाई करेगा और या दंड के प्रश्न पर सुनेगा और या फिर 360 की कार्रवाई करेगा। फिर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में देखा हमने वारंट या फिर समन 325 248 नहीं है, दंड के प्रश्न पर सुनना। 248 में एक्विटल और कॉम्पेंसेशन। हाँ तो उसी में तो करना है, या तो 300 या तो सजा के बिंदु पर सुनेगा या 325 की कार्रवाई या, ठीक है। तो पूरी ट्रायल खत्म होने के बाद जब उसे पता लगता है कि ये एक ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया जिसमें सजा कितनी दी जाएगी? 7 साल से कम और उम्र कितनी इस आदमी की? 21 वर्ष से ज्यादा। हाँ ठीक है, मैं अब इसको प्रोबेशन पर छोड़ सकता हूँ, ठीक है। दूसरी परिस्थिति क्या की है? सेक्शन 260 सेक्शन 360 ने एक क्राइटेरिया डाला है, एक तो 21 साल से कम उम्र के आदमियों का, एक 21 साल से ज्यादा उम्र के आदमियों का और महिलाओं का। महिला भले कितनी भी उम्र की क्यों नहीं रही है, इन दोनों मामलों में 21 साल से कम में 7 साल तक की अपराध के लिए और 21 साल से ज्यादा के लिए 21 साल से ज्यादा के लिए तो 7 वर्ष और 21 साल से कम और महिलाओं के लिए दंड और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट को छोड़कर किसी भी मामले में यदि दोषित किया गया और अपराधी के विरुद्ध पूर्व दोषी की साबित नहीं की गई है तब यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष उसे दोषित किया गया है अपराधी की आयु, शील या पूर्ववत को और उन परिस्थितियों को जिनमें अपराध किया। 1 मिनट 360 के ग्राउंड्स क्या क्या है? नंबर 1, उसको प्रीवियस कन्विक्शन नहीं किया गया है कभी। स्पष्ट क्वेश्चन आएगा यही वाला कि 360 में परिवीक्षा पर छोड़े जाने के ग्राउंड्स क्या क्या है? नंबर 1, प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, उसकी एज, उसका कैरेक्टर, उसका पूर्वव्रत का मतलब है पहले के व्यवहार उसका कैसा रहा है कभी या उन सभी, अच्छा, और उन सभी परिस्थितियों को जिसके अंदर अपराध किया गया है। तो ये 4 तरह के ग्राउंड्स है जिन ग्राउंड्स पर 360 का प्रोबेशन दिए जाने की बात की जा सकती है, ठीक है। ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि अपराधी को सदा से परिवीक्षा पर छोड़ देना समीचीन है तो न्यायालय उसे तुरंत दंडादेश
निर्देश दे सकता है कि पति को संयुक्त या उसके द्वारा यह बंध पत्र लिख देने पर छोड़ दिया जाए कि वह देखो ये वाली कहानी याद करना कि जब हम दोष सिद्ध कर देते हैं तो या तो 360 की कार्यवाही होगी या 325 की कार्यवाही होगी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो दोष सिद्ध कर दिया गया है तब की बात है कि दोष मुक्त करने की स्थिति की बात नहीं है। 3 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान जिन्हें न्यायालय निर्दिष्ट करे बुलाए जाने पर हाजिर होगा और दंडादेश पाएगा और इस बीच परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी बना रहेगा। कितने वर्ष तक के लिए प्रोबेशन का दिया जा रहा है? मैक्सिमम 3 वर्ष तक के। नेक्स्ट, परंतु जहां कोई प्रथम अपराधी किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा विशेषतः सशक्त नहीं किया गया है, दोष सिद्ध किया जाता है और मजिस्ट्रेट की ये राय है कि इस धारा के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, वहां उस भाव की अपनी राय अभिलिखित करेगा और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की वह कार्यवाही निवेदित करेगा और उस अभियुक्त को उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा अथवा उस मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर किए जाने के लिए जमानत देकर वह मजिस्ट्रेट को उस मामलों का निपटारा उपधारा 2 के उपबंधित रीति से करेगा। क्या लिखा? यदि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोष सिद्ध कर रहा है, कब कर रहा है सर सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोष सिद्ध? संक्षिप्त कार्यवाहियों में। संक्षिप्त कार्यवाहियों में देखो सजा दिए जाने की बात अलग है, दोष सिद्ध करना एक अलग बात है। क्या कहा था हमने कि सब किसी भी अपराध में विचारण किए जाने के बारे में हम कहाँ से निश्चित करेंगे? जो शेड्यूल में दे रहे हैं। ट्रायल तो कर ही सकता है, सजा नहीं देगा इसके बारे में। अब उसको लगता है कि साहब दोष सिद्ध तो कर दिया, क्या करना है इसको? प्रोबेशन पे छोटा है, तो फिर वो किसको भेज देगा मामला? अच्छा, रही आपकी बात संक्षिप्त मामले में। संक्षिप्त मामले में सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब समरी ट्रायल करता है? अपराध की मात्रा 6 माह से अधिक नहीं। और जब उसको किसने कॉम्पिटेंट बनाया? इस पे क्या लिखा हुआ है? परंतु जहाँ कोई प्रथम अपराधी किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा जो उच्च न्यायालय के द्वारा विशेषतः सशक्त नहीं किया गया, तो सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो समरी ट्रायल कर रहा है तो उसको कौन सशक्त करता है? हाईकोर्ट सशक्त करता है। मतलब जिसमें सेक्शन नंबर 190 में क्या लिख रखा है कि संज्ञान ले सकता है जब कौन ऑथराइज कर रहा है और दोषित कर दिया तो फिर वापस किसको भेज देगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल। तो यहाँ तो नहीं, इसमें तो कुछ न्यायालय द्वारा सशक्त नहीं किया गया। तो अब नलिनी क्या कह रही है कि सर देखो 190 के 2 में सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कौन सेक्शन बनाता है? हाईकोर्ट तो नहीं बनाता ना, ये हाईकोर्ट नहीं बनाने वाली बात लिख रही है। तो उस मामले में संज्ञान लेकर जब वो ट्रायल कर रहा है तब सब सेक्शन 2 पढ़ो तो दीपक। जहाँ कोई कार्य प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को उतारा द्वारा उपबंधित रूप से निवेदित की गई है, वहाँ ऐसा कब की गई है? सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। वह ऐसा मजिस्ट्रेट उस पर ऐसा दंडादेश या आदेश दे सकता है जैसा यदि मामला मूलतः उसके द्वारा सुना गया होता क्या कर तो, सकता है? जैसे कि उसी ने ही मामला सुना तो वह दे सकता, और यदि वह किसी प्रश्न पर अतिरिक्त जांच या अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक समझता है तो वह स्वयं ऐसी जांच कर सकता है या ऐसा साक्ष्य ले सकता है अथवा ऐसी जांच किए जाने या ऐसा साक्ष्य लिए जाने का निर्देश दे सकता है। देखो इसको ध्यान रखना कि यदि सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रोबेशन पर छोड़े जाने की बात कर रहा है तो एडिशनल एविडेंस लिए जाने के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ले सकता है। हाँ ले सकता है, सक्षम होगा। सब सेक्शन नंबर 3 पढ़ो महेश। किसी ऐसी दशा में जिसमें कोई व्यक्ति चोरी, किसी भवन में चोरी, बेईमानी से दुर्नियोग, छल या भारतीय दंड संहिता के अधीन 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय, किसी अपराध के लिए या केवल जुर्माने से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष किया जाता है और उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं की गई है, यदि वह न्यायालय जिसके समक्ष वैसे दोषित किया गया है ठीक समझे तो वह अपराधी की आयु, शील, पूर्वव्रत या शारीरिक या मानसिक दशा को। देखो यहाँ पर एक चीज और डाली गई है, शारीरिक या मानसिक दशा को, जबकि प्रोबेशन पर छोड़ने की स्थिति में शारीरिक और मानसिक दशा की बात नहीं की है। बर्दस्ना पर छोड़ते वक्त शारीरिक और मानसिक दशा और अपराध की तुच्छ प्रकृति को, है ना, ये चीजें बर्दस्ना में एक्स्ट्रा एड हुई है।
या किन्हीं परिशमनकारी परिस्थितियों को जिनमें अपराध किया गया ध्यान में रखे उसे कोई दंडादेश देने के बजाय सम्यक बर्खास्ता पर छोड़ा जा सकता है। तो क्वेश्चन, सम्यक बर्खास्ता पर छोड़े जाने के ग्राउंड्स क्या क्या है? आयु, शील, पूर्वव्रत, शारीरिक और मानसिक दशा और अपराध की तुच्छ और परिशमनकारी परिस्थितियों को देखो। तो प्रीवियस कन्विक्शन, क्या अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट भी इस तरह के पावर को यूज कर सकते हैं? हाँ, कर लेंगे। क्या अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट इस तरह के प्रोबेशन के तरह के आदेश को अपास कर सकती है और फिर सक्षम सजा भी दे देगी। सबसेक्शन 7, इस तरह से छोड़े जाने का निर्देश देने के पूर्व न्यायालय अपना समाधान कर लेगा कि उस अपराधी का या उसके प्रतिभू का कोई नियत निवास स्थान, नियमित उपजीविका उस स्थान में जो संबंधित न्यायालय कार्य करता है या जिसमें अपराधी की उस अवधि के दौरान रहने की संभावना है जो शर्तों के पालन के लिए उल्लेखित है। न्यायालय क्या मानेगा, मतलब क्या चेक करेगा? उसका या उसकी तरफ से जिस आदमी ने मुचलके भरे हैं वो आदमी जहाँ कहीं भी रह रहा है निश्चय करेगा कहाँ रह रहा है कहाँ नहीं। और सबसेक्शन नंबर 8, इस तरह के मुचलकों की शर्तों में से किसी का पालन करने में असफल रहता है तो वह उसके पकड़े जाने के लिए वारंट जारी कर सकता है। सबसेक्शन नंबर 9 में वापस क्या बात लिखी? सेम वही बात जो अपन ने प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट में पढ़ी। वारंट पर ऐसा लाया जाता है तो उसको या तो तत्काल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, वो उसको या तो अभिरक्षा में भेज देगा या फिर जमानत पर छोड़ देगा, ये कहते हुए कि वापस कोर्ट के समक्ष इस मामले में हमारे सामने उपस्थित होना पड़ेगा। नेक्स्ट, इस धारा की कोई भी बात अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 या बालक अधिनियम 1960 या किशोरी अपराधियों उपचार प्रशिक्षण या सुधार से संबंधित तत्समय प्रवर्तित किसी भी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। उसमें क्या लिख रखा था कि साहब, उसमें लिख रखा है किसी भी तरह के ऑफेंस में, इसमें क्या लिखा हुआ है? 21 साल से ज्यादा 21 साल से ज्यादा है तो ये 7 वर्ष से कम तक के ऑफेंस और कोई भी आयु का प्रोबेशन में ना उम्र नहीं लिखी हुई ना अपराधी की। अपराधी में लिखी हुई 121 years तो उसको तो प्रोबेशन में छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। से कम आयु का कोई व्यक्ति है वो दोष सिद्ध किया जाता है तो सजा नहीं दी जाएगी, प्रोबेशन पर छोड़ा जाएगा। सेक्शन 362 नेक्स्ट, न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं करना। जब किसी कोर्ट में के द्वारा जारी किए गए आदेश के समक्ष मैं एक एप्लीकेशन लगाता हूँ कि साहब आपके द्वारा दिया गया आदेश ठीक नहीं है या फिर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया या फिर जो आप कह रहे थे वो नहीं हुआ, या फिर उसी आदेश को उसी कोर्ट के सामने मैं चेंज करवाना चाहूँ तो इस तरह की कार्यवाही को सिविल प्रक्रिया में क्या कहेंगे? एक कोर्ट के द्वारा दिया गया आदेश मैं उसी कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन पेश करता हूँ कि साहब आपके द्वारा दिया गया आदेश ठीक नहीं है, कुछ इसे चेंज करो या फिर वापस से चेक कर लो। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रिव्यू, जिसको हम हिंदी में कहेंगे पुनर्वलोकन, जिसको हम पुनर्वलोकन के नाम से जान रहे हैं। तो क्या पुनर्वलोकन की जैसी कोई चीज सीआरपीसी में कंसेप्ट में है क्या? नहीं, मगर फिर भी कई बार मानवीय भूल हो जाती है कि ऐसा आदेश देते वक्त क्या हो जाती है, मैथमेटिकल और क्लरिकल लिपि के और कलर की भूल हो जाती है, तो फिर उसको सुधार किए जाने के लिए एप्लीकेशन सेक्शन 362 की दी जा सकती है, मगर ये रिव्यू एप्लीकेशन नहीं है सिवाय सेक्शन नंबर 125 के। अच्छा, इस पे क्या लिखा अपन ने एक साथ में? 416 क्या है? 416 ऐसी किसी गर्भवती महिला को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो फिर उसको आजीवन कारावास में बदलने के आदेश दिए जाने के एप्लीकेशन मूव कर सकते। तो ये अल्टर कहाँ हुआ जजमेंट में अल्टर कहाँ हुआ? एक तो था लेफ्ट डेथ सेंटेंस, मतलब
अब उसका लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट बदल तो हो गया। हाँ, क्या बात चल रही थी पुष्पीर? ये कि सर वहाँ जजमेंट पे एंटर थोड़ी ना हो रहा है। Judgment पे enter सर्कमस्टेंसेस है कि भाई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसका लघुकरण हो रहा है। लघुकरण कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और वहाँ हाईकोर्ट ही कर रहा है ओनली। क्या केवल हाईकोर्ट कर? एक बार निकालो सेक्शन 416। उच्च न्यायालय अध्यादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण करेगा। कर सकेगा। वर्ड कम्यूट लिखा हुआ है। कर सकेगा। करेगा। कर सकेगा लिखा नहीं। हाँ, फिर बाद में करेगा। लघुकरण लिखा हुआ है। तो उसका 362 का एक्सेप्शन कैसे मानेंगे? पर इसमें कोर्ट कर रहे हैं और वैसे कम्यूट करने की कार्यवाही करता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता। स्टेट बोर्ड तो जब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सजा को कम किया जा रहा है वो सब कम्यूट है। और जब निर्णय देने के बाद चेंज कर रहे थे अल्टर ही हो रहा है। तो मतलब अपन कुल मिला के सेक्शन में 362 में ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, ये बताओ आप। मैं तो नहीं के साथ आप नहीं के साथ में, और आप कह रहे हो कि अल्टर तो हुआ है, जजमेंट तो क्यों सर, जजमेंट तो पहले तो कोर्ट ने दे दिया है, फिर हाई कोर्ट ने चेंज किया तो अल्टर ही हुआ है। जजमेंट के अंदर संशोधन थोड़ी ना हो रहा है। जजमेंट तो वही है, उसके बाद में पनिशमेंट में, सजा में। सजा में हुआ। जजमेंट तो वही है, अभी ये डेथ सेंटेंस दिया इसे, फिर सर्कमस्टेंसेस देख के हाईकोर्ट एक और ऑर्डर पास कर रहेगा ये प्रेग्नेंट है तो एक बार के खुशबू सही कह रहा है कि साहब जो जिन आधारों पर सजा दी जा रही है उन आधारों को चेंज थोड़ी किया है। आधार तो वही है, इस वजह से ये कह रहे हैं कम्यूट करना। पर अभी अपन एक बार इसको यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है? आगे चले, ये हमारी चिंता का विषय नहीं। अभी मैं केवल सेक्शन नंबर 362 मैथमेटिकल और क्लैरिकल मिस्टेक्स को चेंज किए जाने के लिए एप्लीकेशन, इसके अलावा किसी भी तरह का कोई जजमेंट चेंज नहीं। सेक्शन 363 अभियुक्त और अन्य व्यक्ति को निर्णय की प्रति दिया जाना निःशुल्क दी जाएगी, तुरंत दी जाएगी। सेक्शन 365 यदि सेशन न्यायालय के द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति ऐसा कोई फाइनल जजमेंट हो रहा है तो फिर जिला मजिस्ट्रेट को इसकी कॉपी भेजी जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 28 सेक्शन नंबर 366 लास्ट चैप्टर रहेगा। इसके आगे अपील के प्रोविजन बाद में होंगे। सेशन न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। सेक्शन 366 में सैंक्शन के लिए भेजा जा रहा है और वापस उसको कंफर्मेशन कौन से सेक्शन में हो रहा है? 368। तो 366 सेशन न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंडादेश देता है तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी और दंडादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक उच्च न्यायालय के द्वारा पुष्टि नहीं किया जाएगा। दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय वारंट के अधीन दोषित व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर देगा। ये तो हो ही जाएगा। क्या अतिरिक्त जांच की जा सकती है? सेक्शन नंबर 367 सेक्शन 368 में बात लिख रही है कि ऐसी अतिरिक्त जांच किए जाने के बाद या फिर ऐसी तरह की कार्यवाही एप्लीकेशन मिलने के बाद हाईकोर्ट क्या क्या कर सकता है? इन तरह की बातें। नंबर 1, दंडादेश को पुष्ट कर सकता है या विधि के द्वारा समर्थित कोई अन्य दंडादेश दे सकता है। एक हो गया कंफर्मेशन। दूसरा, दोष सिद्धि को बातिल कर सकता है कि साहब ऐसा नहीं साहब आपने इसको दोष सिद्ध ठीक नहीं करा है और अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषित कर सकता है जिसके लिए सेशन न्यायालय से दोषित कर सकता था या उसी या संशोधित आरोप पर न्याय विचारण का आदेश दे सकता है। या तो कैसे कि साहब इस चार्ज पर आप इसको वापस से ट्रायल करो और या फिर इस तरह का आरोप आरोप जो फ्रेम किया गया था वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी ठीक नहीं था, नया तरह का आरोप पर आप ट्रायल करो। और तीसरा, अभियुक्त व्यक्ति को दोष मुक्त कर सकता है। तो एक तो गया कंफर्मेशन, एक हो गया चेंज, एक हो गया दोष मुक्त। परंतु पुष्टि का कोई भी आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है या ऐसी अवधि के अंदर अपील पेश कर दी गई है तो तब तक उसका अपील का निपटारा नहीं हो गया। क्या मतलब हुआ इसका? कंफर्मेशन आने के बाद वेट करो। क्या मतलब हुआ नलिनी? मतलब कि अगर उसको ना कंफर्मेशन के लिए केस दिया तो कंफर्म तब तक नहीं करेगा जब तक अपील का टाइम पीरियड नहीं बचेगी। और अगर अपील कर दी गई तो अपील का टाइम निपटारा तो फिर उसके बाद में कंफर्मेशन होगा। हो सकता है कि अपील के दरमियान क्या हो जाए, ऐसी दोष सिद्धि दोष मुक्ति में बदल जाए, दूसरा हो जाए तो फिर वो कंफर्मेशन का कोई मामला नहीं रहेगा।
सेक्शन 369 दो न्यायाधीश- नए दंडादेश की पुष्टि का 2 न्यायाधीशों के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना जरूरी है। ये सेम वही बात आ गई जिसमें अपन सेक्शन नंबर नहीं आर्टिकल 143 में रेफरेंस मांगते हैं प्रेसिडेंट किससे, परामर्श मांगता है राष्ट्रपति किससे। तो फिर इस तरह का एप्लीकेशन कितने जजेस के साथ में मिलकर सुना जाएगा? 5 जजेस के साथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के सबसेक्शन नंबर 5 में दी गई प्रक्रिया कि सबसेक्शन आर्टिकल 143 का जो आवेदन आएगा तो 5 जज साहब मिलकर उसको निपटारा और इसमें कितने जज साहब कर रहे हैं? अब यदि जज साहब के बीच में मतभेद हो जाए तो 30 रहेगा। फिर जो तीसरा जज साहब होगा उसको भेज दिया जाएगा, उसका वो अंतिम हो जाएगा। तार सेक्शन पढ़ दो जरा मैं सेक्शन 371। उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। क्या हुआ है? मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश दिए जाने के पश्चात उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी विलंब के बिना आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की मुद्रा लगाकर और अपने पदीय हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजे। हो गया। जो कोई भी आदेश है उसकी प्रतिलिपि मुद्रा लगाकर हस्ताक्षर के साथ सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा और फिर सेशन न्यायालय ऐसा आदेश के रिस्पेक्ट में खत्म।